आज की इस गहन चर्चा में हम भारत के एक बहुत ही विस्तृत और जटिल ढांचे का पंक्ति दर पंक्ति विश्लेषण करने वाले हैं। मतलब हम भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधता से शुरुआत करेंगे और फिर राष्ट्रीय प्रतीकों से होते हुए ग्रामीण और नगरीय स्वशासन के पूरे तंत्र को समझेंगे। इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले कृपया इस वीडियो को लाइक करें। मैं बिना कोई प्रश्न पूछे बिल्कुल एक विद्यार्थी की तरह इस पूरी जानकारी को गहराई से समझने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। ये जानना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि ये पूरा सिस्टम जमीन पर कैसे काम करता है। बिल्कुल। तो सबसे पहले हम भौगोलिक विशेषताओं पर आते हैं। स्रोत के अनुसार दक्षिण भारत का जो पठारीय क्षेत्र है वो विश्व की प्राचीनतम कठोर चट्टानों द्वारा निर्मित है। विश्व की प्राचीनतम चट्टानें, ये तो बहुत ही ऐतिहासिक बात है। हाँ, और इसका बिल्कुल विपरीत रूप हमें उत्तर भारत में देखने को मिलता है। वहां हिमालय स्थित है जो विश्व का नवीनतम और सर्वोच्च पर्वत है। मतलब एक ही देश में प्राचीनतम और नवीनतम दोनों मौजूद हैं। प्राचीनतम चट्टानों से लेकर नवीनतम पर्वतों तक का ये जो क्रम है, ये वाकई भारत की विशालता को दर्शाता है। सही कहा। और ये भौगोलिक विरोधाभास सिर्फ पहाड़ों तक सीमित नहीं है। बारिश की बात करें तो अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र के रूप में मेघालय के चेरापूंजी और मासिन राम का नाम आता है। चेरापूंजी और मासिन राम अत्यधिक वर्षा के लिए जाने जाते हैं। बिल्कुल। और दूसरी तरफ एकदम शुष्क क्षेत्र है जो कि पश्चिमी राजस्थान है। मतलब एक तरफ बेहिसाब बारिश और दूसरी तरफ एकदम सूखापन। प्रकृति के ये दोनों चरम रूप एक ही देश की सीमाओं के भीतर मौजूद हैं। ये बहुत ही अद्भुत है। अब इस भौगोलिक दूरी और अलगाव का सीधा असर हमारी भाषाई विविधता पर भी पड़ता है। स्रोत बताता है कि देश में लगभग 225 भाषाएं बोली जाती हैं। 225 भाषाएं? ये तो एक बहुत ही बड़ा आंकड़ा है। हाँ, और इनमें से 22 मुख्य भाषाएं हैं, जैसे कि हिंदी, उर्दू, बांग्ला, उड़िया, मराठी, पंजाबी, तेलुगु और तमिल आदि शामिल है। इतनी सारी मुख्य भाषाएं हैं। और ये भी स्पष्ट किया गया है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यतः हिंदी बोली जाती है। 225 भाषाओं का ये क्रम फिर से उसी विशालता और विविधता को साबित करता है। अलग अलग क्षेत्रों की अपनी अलग आवाज है। एकदम सही। अब हम भारतीय नृत्य, वस्त्र और सामाजिक सुधारों की ओर बढ़ते हैं। स्रोत के अनुसार भारतीय नृत्य प्राचीन पौराणिक कथाओं पर आधारित हैं। मतलब नृत्यों के पीछे पुरानी पौराणिक कहानियां होती हैं। हाँ, और राज्यों के अनुसार इनका रूप बिल्कुल अलग होता है। जैसे तमिलनाडु का भरतनाट्यम है। इसकी विशेषता एक निश्चित पोशाक और विशिष्ट भाव मुद्राएं हैं। भाव मुद्राओं के जरिए कहानी कहना बहुत ही गहरी कला है। बिल्कुल। वहीं उड़ीसा के ओडिसी नृत्य को एक शास्त्रीय शैली के रूप में वर्णित किया गया है। और केरल का कथकली तो एकदम अलग ही है। कथकली के बारे में तो मैंने सुना है कि वो बहुत ही आकर्षक होता है। हाँ, इसमें रंग बिरंगे परिधानों, मुखौटों और नाटकीय मुद्राओं का भरपूर इस्तेमाल होता है। कथकली के मुखौटों और उन रंग बिरंगे परिधानों वाला ये विवरण बेहद रोचक है। ये कला को बहुत ही सजीव बना देता है। बिल्कुल। और वस्त्रों की बात करें तो इसका सीधा संबंध भूगोल से होता है। जैसे कश्मीर में ठंड से बचाव के लिए फिरन पहना जाता है। ये वहाँ की जलवायु के हिसाब से बहुत जरूरी परिधान है। भूगोल और जलवायु का असर पहनावे पर साफ दिखाई देता है। हाँ, और इतनी विविधताओं वाले समाज को एक साथ रखने के लिए सामाजिक सुधार बहुत अहम है। इसीलिए संविधान बनाते समय डॉक्टर अंबेडकर ने अस्पृश्यता या छुआछूत मिटाने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे। ये सामाजिक समानता के लिए एक बहुत ही बुनियादी और जरूरी कदम था। मैं इन सभी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक तथ्यों को बहुत शांति से आत्मसात कर रही हूँ। तो इसी एकता को दर्शाने के लिए हमारे राष्ट्रीय प्रतीक बनाए गए हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय पशु की बात करते हैं, जो कि बाघ है। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। इसका रंग पीला और काली धारियों वाला होता है और स्रोत के अनुसार इसके गुण हैं दृढ़ता, फुर्ती और अपार शक्ति। दृढ़ता और अपार शक्ति, ये किसी भी राष्ट्र के लिए बहुत ही सटीक प्रतीक है। बिल्कुल। और भारत में बाघ की जो प्रजाति पाई जाती है उसे रॉयल बंगाल टाइगर कहा जाता है। अब राष्ट्रीय पक्षी की बात करें तो वो मोर है। मोर तो बहुत ही सुंदर पक्षी होता है। हाँ, लेकिन यहाँ नर और मादा मोर का अंतर बहुत स्पष्ट किया गया है। नर मोर अधिक सुंदर होता है। उसकी गर्दन चमकीली नीली होती है। चमकीली नीली गर्दन। और उसकी एक लंबी पूंछ होती है जो हरे और नीले पंखों वाली होती है।
जब वो नृत्य करता है तो अपने इन्हीं पंखों को फैलाता है। ये दृश्य वाकई बहुत मनमोहक होता है। लेकिन इसके विपरीत मादा मोर भूरे रंग की और छोटे कद की होती है और उसकी वो लंबी पूंछ भी नहीं होती। जीव विज्ञान के इस अंतर को राष्ट्रीय प्रतीक के विवरण में शामिल करना एक बहुत ही बारीक और दिलचस्प जानकारी है। बिल्कुल। अब राष्ट्रीय पुष्प पर आते हैं, जो कि कमल है। ये एक पवित्र पुष्प है जिसका भारतीय कला और पुराणों में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। कमल को हमेशा से ही बहुत शुभ माना जाता रहा है। हाँ, इसे एक शुभ प्रतीक माना जाता है। और इन सब के बाद आता है हमारा राज चिन्ह। स्रोत में सारनाथ के अशोक स्तंभ का बहुत ही विस्तृत विवरण दिया गया है। सारनाथ का अशोक स्तंभ। इसमें 4 दिशाओं में मुंह किए हुए 4 सिंह हैं। उसके नीचे एक पट्टी है जिसके मध्य में एक चक्र बना हुआ है। और शायद उस चक्र के आसपास कुछ और भी आकृतियां हैं। हाँ, पट्टी पर दाईं ओर एक सांड है और बाईं ओर एक घोड़ा है। और सबसे नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, जिसका अर्थ है कि सत्य की ही विजय होती है। सत्यमेव जयते, ये वाक्य अपने आप में बहुत ही गहरा आदर्श है। बिल्कुल। अब इन राष्ट्रीय स्तर की बातों से निकलकर हम जमीनी स्तर पर आते हैं, यानी ग्रामीण स्वशासन और ग्राम पंचायत के ढांचे पर। ये प्रशासन की सबसे निचली और अहम कड़ी है। गांवों में सार्वजनिक सुविधाओं के प्रबंध और समस्याओं के समाधान के लिए ही ग्रामीण स्वशासन लागू किया गया है। इसका मुख्य अंग पंचायत व्यवस्था है, ताकि स्थानीय लोग अपनी समस्याओं का समाधान खुद कर सकें। एकदम सही। इस पंचायत के 3 स्तर बताए गए हैं। पहला ग्राम पंचायत, जो गांव के लिए होती है। दूसरा क्षेत्र पंचायत, जो विकास खंड के लिए होती है। और तीसरा जिला पंचायत, जो पूरे जिले के लिए काम करती है। ग्राम, क्षेत्र और जिला, ये एक बहुत ही व्यवस्थित त्रिस्तरीय ढांचा है। हाँ। अब पंचायत समिति का सदस्य बनने के लिए कुछ योग्यताएं तय हैं। व्यक्ति का गांव का निवासी और भारत का नागरिक होना जरूरी है। स्थानीय निवासी होना आवश्यक है। और न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। साथ ही वो व्यक्ति पागल या दिवालिया ना हो और उसे न्यायालय से कोई सजा प्राप्त ना हुई हो। 21 वर्ष की आयु और कोई आपराधिक रिकॉर्ड ना होना, ये सब सुनिश्चित करता है कि जिम्मेदार लोग ही व्यवस्था में आए। बिल्कुल। अब यहाँ निर्वाचित और नियुक्त अधिकारियों का अंतर समझना बहुत जरूरी है। ग्राम प्रधान, उप प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्य, ये सभी जनता द्वारा चुने जाते हैं। मतलब ये लोग लोकतांत्रिक तरीके से वोटिंग के जरिए आते हैं। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ कई लोग सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं, जैसे ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, लेखपाल, बेसिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, नलकूप चालक और प्रधानाध्यापक व शिक्षक। तो एक तरफ जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं और दूसरी तरफ सरकार के नियुक्त किए हुए कर्मचारी। ये संतुलन बहुत ही व्यवहारिक लगता है। बिल्कुल। और ये सब मिलकर ग्राम पंचायत के कार्य संभालते हैं। कार्यों की सूची बहुत लंबी है, जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की देखरेख और विद्यालयों की निगरानी करना। स्वास्थ्य और शिक्षा, ये दोनों सबसे बुनियादी जरूरतें हैं। इसके अलावा सड़क व नालियों का निर्माण और बिजली व पानी की व्यवस्था भी इन्हीं के जिम्मे है। गांवों के रोजमर्रा के विकास के लिए ये कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाँ, और जन्म मृत्यु की जनगणना रखना, सार्वजनिक संपत्ति का रखरखाव करना और पंचायत के आय व्यय का वित्तीय प्रबंधन करना भी इनके प्रमुख कार्य हैं। आय और व्यय का वित्तीय प्रबंधन करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। और इसी काम की समीक्षा के लिए वर्ष में कम से कम 2 बैठकें होना अनिवार्य किया गया है। साल में 2 बैठकें, इससे कार्यों में पारदर्शिता बनी रहती है। अब पंचायत के गठन का नियम देखते हैं। न्यूनतम 1000 की आबादी पर एक ग्राम पंचायत बनती है। अगर आबादी कम है तो छोटे गांवों को मिलाकर पंचायत बनाई जाती है। छोटे गांवों को मिलाने का नियम संसाधनों के सही इस्तेमाल के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, और इसमें सदस्यों की संख्या 9 से 15 तक होती है। अब ग्राम प्रधान की भूमिका पर आते हैं। प्रधान ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष होता है। शिक्षा समिति का अध्यक्ष। इसी की देखरेख में बच्चों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण और मिड डे मील योजना चलती है। और दूसरी तरफ ग्राम पंचायत अधिकारी पंचायत का सचिव होता है, जो चुना नहीं जाता बल्कि नियुक्त होता है। मतलब नियुक्त सचिव नियमों का पालन सुनिश्चित करता है और प्रधान विकास कार्यों को आगे बढ़ाता है। बिल्कुल। अब ग्राम पंचायत से ऊपर क्षेत्र पंचायत आती है। इसे ब्लॉक ऑफिस भी कहते हैं। ब्लॉक ऑफिस। इसमें विकास खंड के सभी ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य शामिल होते हैं, जिन्हें बीडीसी कहा जाता है।
यहाँ भी न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। सभी प्रधानों का एक साथ आना समन्वय के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, और काम बांटने के लिए इसमें निर्माण, जल और शिक्षा समितियां होती हैं। प्रत्येक समिति में 10 से 15 सदस्य होते हैं। काम को अलग अलग समितियों में बांटने से विशेषज्ञता आती है। एकदम सही। और अब इस विकेंद्रीकृत पंचायती राज व्यवस्था का शीर्ष स्तर आता है, जो जिला पंचायत है। ये सबसे ऊपरी स्तर है। उत्तर प्रदेश का उदाहरण लें तो प्रत्येक जिले में एक जिला पंचायत होती है, जिसके सदस्यों में क्षेत्र पंचायतों के सभी प्रमुख और जिले के सांसद व विधायक भी शामिल होते हैं। मैं त्रिस्तरीय व्यवस्था के इस जुड़ाव को बहुत ही सकारात्मक मानती हूँ। एक छोटे से गांव से लेकर जिले के सांसद तक सब एक ही व्यवस्था की कड़ियों से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। और ये सदस्य अपने बीच से ही एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनते हैं, और मुख्य विकास अधिकारी यानी सीडीओ इसका सचिव होता है। जिला स्तर पर अधिकारी का पद भी बड़ा हो जाता है। हाँ, और जिला पंचायत चुनाव की बात करें तो कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। न्यूनतम आयु वही 21 वर्ष है, और हर 3 महीने में कम से कम एक बैठक आवश्यक है। हर 3 महीने में बैठक होना काम की गति बनाए रखने के लिए जरूरी है। इसकी समितियों में शिक्षा, सिंचाई, पशुपालन और भूमि विकास समितियां शामिल हैं। सिंचाई और पशुपालन पर जोर देना ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए बिल्कुल सही दिशा है। अब हम नगरीय स्वशासन की श्रेणियों पर आते हैं। जनसंख्या के आधार पर शहरों को 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला, नगर पंचायत, जो 5,000 से 1 लाख तक की जनसंख्या के लिए होती है। इसमें 10 से 24 सदस्य होते हैं। ये छोटे कस्बों के लिए है। दूसरा है नगर पालिका परिषद, जो 1 लाख से 5 लाख तक की जनसंख्या के लिए है, जिसमें 25 से 55 सदस्य होते हैं। जैसे जैसे आबादी बढ़ती है, सदस्यों की संख्या भी बढ़ती जाती है। बिल्कुल। और तीसरा है नगर निगम। ये 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले महानगरों के लिए है, जहां 60 से 110 तक सदस्य होते हैं। बड़े शहरों की समस्याओं को संभालने के लिए इतने सदस्यों का होना आवश्यक है। इन शहरी निकायों के कुछ प्रमुख तथ्य हैं। इनका भी कार्यकाल 5 वर्ष है, लेकिन राज्य सरकार के पास इन्हें भंग करने का अधिकार होता है। राज्य सरकार इन्हें भंग कर सकती है। और यहाँ कम से कम 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होते हैं, और कुछ अनुसूचित जाति के सदस्यों का भी आरक्षण होता है। महिलाओं और अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण एक बहुत ही प्रगतिशील नियम है। नगर निगम के अध्यक्ष को महापौर या मेयर कहते हैं, जो जनता द्वारा चुना जाता है, जबकि नगर पालिका का मुख्य कार्यपालिका अधिकारी और नगर निगम आयुक्त सरकार नियुक्त करती है। यहाँ भी निर्वाचित और नियुक्त का वही संतुलन देखने को मिलता है। हाँ, और निकाय भंग होने की स्थिति में प्रशासक कार्य संभाल लेता है। इसके अलावा चुनाव के लिए पूरे नगर को वार्डों में बांटा जाता है। वार्डों में बांटने से चुनाव प्रक्रिया बहुत आसान और सुचारू हो जाती है। बिल्कुल। अब इस पूरी व्यवस्था को पर्दे के पीछे से चलाने वाले जिला प्रशासन की बात करते हैं। इनकी चयन प्रक्रिया नेताओं से अलग होती है। ये अधिकारी जनप्रतिनिधियों की तरह चुने नहीं जाते, बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं के जरिए आते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से। और ये 60 वर्ष की आयु तक अपना कार्य करते हैं। इनमें प्रमुख अधिकारी हैं जिलाधीश यानी डीएम, तहसीलदार और लेखपाल। मतलब ये स्थायी रूप से व्यवस्था को संभालते हैं। हाँ, और यहाँ ये जोर दे के बताया गया है कि ये अधिकारी केवल राज्य सरकार के नियम, कानून और योजनाएं लागू करते हैं। वे स्वयं कोई नया नियम या कानून नहीं बना सकते। नियम लागू करना इनका काम है, कानून बनाना नहीं। ये शक्तियों का बहुत स्पष्ट विभाजन है। एकदम सही। इनके मुख्य कार्यों में जिले में शांति और व्यवस्था बनाए रखना, भूमि व्यवस्था देखना, नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराना और सभी को विकास के समान अवसर देना शामिल हैं। निर्वाचित प्रतिनिधि और ये नियुक्त अधिकारी मिलकर एक पूरा का पूरा तंत्र चलाते हैं। ये बात अब पूरी तरह से स्पष्ट हो गई है कि दोनों के बिना प्रशासन नहीं चल सकता। बिल्कुल। 10 लोगों के एक परिवार को बिना किसी नियम या व्यवस्था के चलाना लगभग असंभव ही होता है। हर दिन कोई ना कोई मतभेद सामने आ ही जाता है। तो ये सोचना काफी रोमांचक है कि दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले और विविध देश को चलाने के लिए कैसा नियम कानून चाहिए होगा। बिल्कुल सही बात है। आज का ये गहन अध्ययन एक ऐसे ही ऐतिहासिक और विशाल ब्लूप्रिंट पर आधारित है, जिसने भारत जैसे विशाल राष्ट्र की नींव रखी। आज के अध्ययन में हम भारत के संविधान, मानवाधिकारों, शासन व्यवस्था और उत्तर प्रदेश विधानमंडल के अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्यों का क्रमबद्ध विश्लेषण करने वाले हैं। वीडियो को लाइक करें। मैं एक विद्यार्थी के रूप में इस विस्तृत और महत्वपूर्ण जानकारी को सुनने और समझने के लिए अपनी उत्सुकता जताना चाहती हूँ।
अक्सर ये सारी व्यवस्थाएं बहुत जटिल लगती हैं, लेकिन मैं इस क्रमिक अध्ययन के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। असल में इस विशाल ब्लूप्रिंट की शुरुआत सन 1946 में हुई थी। ये वह समय था जब संविधान सभा का गठन किया गया था और इसमें कुल 389 सदस्य शामिल थे। इतने सारे सदस्यों को एक साथ लाने का उद्देश्य यही रहा होगा कि हर वर्ग और हर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व हो सके। एकदम सही। इस सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इतने सारे विचारों और चर्चाओं को एक सटीक कानूनी आकार देने की जिम्मेदारी प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी को दी गई थी। इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। हाँ, और इन सभी के सम्मिलित प्रयासों का ही परिणाम था कि हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इस निर्माण प्रक्रिया से जुड़ा एक विशेष तथ्य ये है कि डॉक्टर अंबेडकर ने लंदन में गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था और वहीं पर उन्होंने दलितों के लिए आरक्षण की मांग की थी। उनकी इस बात का प्रभाव संविधान के निर्माण में स्पष्ट दिखाई देता है। बिल्कुल, और यह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। खैर, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। इतने बड़े और जटिल देश के लिए विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान बनाना एक बहुत ही दूरदर्शी कदम था। एक और बड़ी बात यह है कि भारत को गणराज्य कहा गया क्योंकि यहाँ राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होता है। मतलब ये पद वंशानुगत नहीं होता। राष्ट्राध्यक्ष के चुनाव की ये व्यवस्था लोकतांत्रिक मूल्यों को बहुत मजबूती देती है। अब कालक्रम के अनुसार आगे बढ़ते हुए हम मानवाधिकारों पर आते हैं। 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सार्वभौमिक मानवाधिकार की घोषणा की थी। ये वैश्विक स्तर पर अधिकारों को लेकर एक बड़ा कदम था। हाँ, और इसी दिशा में भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC की स्थापना 1993 में हुई। हमारे संविधान में नागरिकों के लिए 6 मुख्य मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ये सुनना बहुत दिलचस्प है। तो इसमें पहला अधिकार समानता का अधिकार है। ये सभी के साथ समान व्यवहार सुनिश्चित करता है। इसी के तहत छुआछूत को पूरी तरह अपराध घोषित किया गया है, जो कि समाज में समानता लाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। बिल्कुल। साथ ही इसमें सरकारी नौकरी में समान अवसर की बात कही गई है। और एक अहम कदम यह है कि सैन्य और शैक्षिक उपाधि को छोड़कर अन्य सभी उपाधियों की समाप्ति कर दी गई। उपाधियों को हटाना सभी नागरिकों को एक समान धरातल पर लाने का एक बेहतरीन तरीका है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें विचार एवं अभिव्यक्ति की पूरी छूट है। इसके साथ ही शांतिपूर्ण सम्मेलन करने और यूनियन बनाने की स्वतंत्रता दी गई है। ये नागरिकों को सशक्त बनाने वाला अधिकार है। हाँ, और इसमें भारत में कहीं भी रहने या बसने और अपनी पसंद का रोजगार करने की स्वतंत्रता भी शामिल है। इसके बाद शिक्षा का अधिकार आता है, जिसे अनुच्छेद 21A के तहत रखा गया है। शिक्षा का अधिकार समाज की नींव मजबूत करने का काम करता है। एकदम सही। इसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। असल में इसे 2002 में 86वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था और इसे प्रभावी बनाने के लिए संसद ने RTE 2009 पारित किया। शिक्षा को इस तरह एक ठोस हकीकत में बदलना बहुत ही प्रभावशाली है। चौथा अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार है। इसमें बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाई गई है। साथ ही 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से मजदूरी पर भी पूर्ण प्रतिबंध है। ये नियम समाज के असुरक्षित वर्गों के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह है। बिल्कुल। इसके तहत जबरन और कम मजदूरी पर काम करवाना अपराध माना गया है। पांचवा अधिकार धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। इसमें किसी भी धर्म को मानने, प्रचार करने और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करने की स्वतंत्रता है। भारत जैसे विविधता वाले देश में ये बहुत जरूरी है। हाँ, और छठा अधिकार है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। ये भाषा, लिपि और संस्कृति की रक्षा करता है। इसमें अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थान खोलने का अधिकार भी दिया गया है। इससे किसी भी अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी पहचान खोने का डर नहीं रहता। और इन सभी अधिकारों की रक्षा के लिए 7वां अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मतलब उल्लंघन होने पर सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाने का अधिकार मिलता है। ये अधिकार नागरिकों को सबसे अधिक सशक्त बनाता है। लेकिन इन सब के साथ एक अपवाद भी है। आपातकाल की स्थिति में कुछ अधिकार स्थगित हो सकते हैं। आपातकाल का ये प्रावधान ये दर्शाता है कि असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रहित सर्वोपरि होता है। अब सूचना के अधिकार की बात करते हैं। RTI 2005 संसद में 2 मई 2005 को पारित हुआ था। फिर 15 जून 2005 को इसे राष्ट्रपति की अनुमति मिली। और इसके बाद ये एक सशक्त कानून बन गया। हाँ,
12 अक्टूबर 2005 को ये जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू हुआ। इसके आते ही इससे पहले का सूचना की स्वतंत्रता विधेयक 2002 निरस्त कर दिया गया। अधिकारों के अलावा मौलिक कर्तव्य भी होते हैं। ये बात एकदम सही है कि अधिकारों के साथ कर्तव्यों का होना एक संतुलित नागरिक समाज का निर्माण करता है। इन्हें 1976 में 42nd संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। फिर 2002 में 86 में संशोधन द्वारा एक विशेष कर्तव्य जोड़ा गया। ये माता पिता का कर्तव्य है कि वे 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अवसर दें। विशेषकर बच्चों की शिक्षा के प्रति ये कर्तव्य बहुत महत्वपूर्ण है। वर्तमान में हमारे पास कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। इसके बाद हम भारतीय संघीय व्यवस्था में शक्तियों के विभाजन को देखते हैं। विधायी शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में किया गया है। ये विभाजन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है। बिल्कुल। पहली संघ सूची है जिस पर केवल संसद कानून बना सकती है। इसमें रेल, हवाई जहाज, राष्ट्रीय राजमार्ग, रक्षा, विदेशी मामले, बैंक और संचार जैसे विषय आते हैं। मतलब ये पूरी तरह से राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं। हाँ, दूसरी राज्य सूची है जिस पर केवल राज्य विधानमंडल कानून बना सकता है। इसमें पुलिस, स्वास्थ्य, कृषि और स्थानीय सरकार शामिल हैं। और तीसरी समवर्ती सूची है। समवर्ती सूची में शायद दोनों को अधिकार मिलता है। एकदम सही। इस पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं। इसमें शिक्षा, विवाह, तलाक, पर्यावरण संरक्षण और आपराधिक कानून आते हैं। शक्तियों का ये स्पष्ट बंटवारा केंद्र और राज्य के बीच टकराव को पूरी तरह से रोकता है। सरकार के 3 अंग भी होते हैं। पहला व्यवस्थापिका यानी संसद और विधानमंडल, जिसका काम कानून बनाना है। दूसरा कार्यपालिका है, यानी केंद्रीय और राज्य मंत्रिपरिषद, जो कानून लागू करती है। और तीसरा अंग न्यायपालिका है। बिल्कुल, जिसमें उच्चतम और उच्च न्यायालय आते हैं और उनका काम कानून का पालन व न्याय देना है। अब हम भारतीय संसद की संरचना को देखते हैं। संसद का प्रमुख कार्य कानून निर्माण है और ये राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनती है। इसमें निम्न सदन लोकसभा होता है। हाँ, जिसमें अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं। राज्यों से 530 और केंद्र शासित प्रदेशों से 20 सदस्य आते हैं। 104वें संशोधन 2019 के बाद वर्तमान में 550 सीटें हैं। इनका चुनाव सीधे जनता द्वारा होता है। इसके लिए नागरिकता और न्यूनतम आयु जैसी योग्यताएं भी आवश्यक होती हैं। बिल्कुल। योग्यता के रूप में नागरिक होना, मतदाता सूची में नाम होना, न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना जरूरी है। साथ ही कोई लाभ का पद ना हो और व्यक्ति पागल या दिवालिया ना हो। इसका कार्यकाल भी निर्धारित होता है। कार्यकाल 5 वर्ष है, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति इसे पहले भी भंग कर सकते हैं। लोकसभा के लिए साल में कम से कम 2 अधिवेशन आवश्यक है और इनमें 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। लोकसभा सीधे तौर पर जनता का प्रतिनिधित्व करती है। दूसरा उच्च सदन है जिसे राज्यसभा कहते हैं। इसमें अधिकतम 250 सदस्य होते हैं। 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से राज्य विधानमंडल द्वारा होता है। और इसमें न्यूनतम आयु भी अधिक होती है। हाँ, इसमें न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। एक व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष है और हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य अवकाश लेते हैं। ये एक स्थायी सदन होने की अवधारणा बहुत ही तार्किक है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि देश में हमेशा एक विधायी निकाय सक्रिय रहता है। एकदम सही, क्योंकि यह कभी भंग नहीं होता। भारत के उपराष्ट्रपति इसके सभापति होते हैं और इसमें भी साल में 2 बैठकें अनिवार्य हैं, जिनमें 6 माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। ये पूरी प्रक्रिया बहुत ही व्यवस्थित है। अब कानून निर्माण प्रक्रिया को देखते हैं। किसी विषय पर कानून का प्रारूप विधेयक कहलाता है, जो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कानून बनता है। साधारण विधेयक किसी भी सदन में किसी भी मंत्री द्वारा पेश किया जा सकता है। और इसके पारित होने के कई चरण होते हैं। बिल्कुल, इसके पारित होने के 3 चरण यानी 3 वाचन होते हैं। इसके अलावा धन विधेयक होता है, जो पूरी तरह वित्त से संबंधित है। ये केवल लोकसभा में प्रस्तुत होता है। मतलब इसमें राज्यसभा की शक्तियां सीमित हैं? हाँ, राज्यसभा केवल चर्चा कर सकती है और इसे अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है। लोकसभा स्पीकर यह तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। वित्तीय मामलों में जनता द्वारा चुने गए सदन को अधिक शक्तियां दिया जाना काफी उचित है। अब अंत में हम उत्तर प्रदेश का सामान्य विवरण और विधानमंडल देखते हैं। इसकी स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई थी। राजधानी लखनऊ है और हाई कोर्ट प्रयागराज में है। इसका क्षेत्रफल और प्रशासनिक विस्तार काफी बड़ा है। हाँ, इसका क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ 18 संभाग,
75 जिले, 350 से अधिक तहसीलें और 56 विश्वविद्यालय हैं। इसकी जनसंख्या लगभग 20 करोड़ है। ये आंकड़ा बहुत ही विशाल है। बिल्कुल। केवल 5 देश, चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया और ब्राजील की जनसंख्या यूपी से अधिक है, और 9 नवंबर 2000 को इसी से उत्तराखंड अलग हुआ था। एक राज्य की जनसंख्या की तुलना दुनिया के बड़े देशों से करने पर इस विशाल प्रशासनिक ढांचे का महत्व स्पष्ट हो जाता है। संसद में इसके प्रतिनिधित्व की बात करें तो लोकसभा में 80 सीटें हैं, जिसमें 63 सामान्य और 17 आरक्षित हैं, और राज्यसभा में 31 सीटें हैं। यूपी विधानमंडल द्विसदनीय है। ये व्यवस्था केंद्र की ही तरह लगती है। हाँ, और यहां मैं स्रोत के अनुसार वाक्य को दोहराना चाहूंगा। लोकसभा की 80 और राज्यसभा की 31 सीटें हैं। 80 में से 63 सामान्य और 17 आरक्षित हैं। विधानसभा में 404 और विधान परिषद में 100 सदस्य हैं। विधानसभा निचले सदन के रूप में कार्य करती है। बिल्कुल, जिसमें 403 निर्वाचित और 1 राज्यपाल द्वारा मनोनीत आंग्ल भारतीय सदस्य हैं। विधान परिषद की संरचना देखें तो 100 सदस्यों में से 38 विधानसभा द्वारा, 36 स्थानीय संस्थाओं द्वारा चुने जाते हैं। और बाकी सदस्य शिक्षा के क्षेत्र से आते हैं। हाँ, 8 शिक्षकों द्वारा और 8 स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं। बचे हुए 10 राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। सभापति और उपसभापति सदस्य अपने बीच से ही चुनते हैं। यह भवन लखनऊ में स्थित है। एकदम सही। विधानसभा के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है और पदनाम विधायक यानी एमएलए है। ये पूरा प्रशासनिक ढांचा वाकई आज के इस गहरे विश्लेषण में हमारा विषय भारत की नागरिक संरचना है, जिसमें राष्ट्रपति से लेकर न्यायपालिका तक की विस्तृत जानकारी शामिल है। वीडियो को लाइक करें। तो भारत के इस पूरे नागरिक ढांचे को समझने के लिए सबसे पहले स्रोत सामग्री कार्यपालिका के शीर्ष पद से शुरुआत करती है। इसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति देश के संवैधानिक मुखिया हैं। हाँ, एकदम सही। वे कार्यपालिका का नेतृत्व करते हैं और ये देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद है। राष्ट्रपति को देश का प्रथम नागरिक माना जाता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि देश की सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियां और समझौते सिर्फ उन्हीं के नाम पर होते हैं। इसके साथ ही वे तीनों सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर भी हैं। अच्छा। अब इस पद की योग्यताओं की बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 58 के तहत कुछ शर्तें हैं। व्यक्ति का भारत का नागरिक होना और कम से कम 35 वर्ष की आयु का होना अनिवार्य है। 35 वर्ष। बिल्कुल। इसके अलावा उम्मीदवार में लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, वह किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, और उसका पागल या दिवालिया न होना भी एक शर्त है। ये तो किसी बहुत बड़ी कंपनी के चेयरमैन की तरह है, मतलब जिसके नाम पर संस्था के सभी अंतर्राष्ट्रीय समझौते होते हैं, लेकिन जिसे लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता भी रखनी होती है, भले ही वो सीधे चुनाव न लड़े। एकदम सटीक विश्लेषण है। इसके बाद स्रोत सामग्री में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का वर्णन है। अनुच्छेद 44 और 55 के तहत यह चुनाव एक निर्वाचक मंडल, जिसे इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं, उसके द्वारा होता है। ठीक है। इस निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों और राज्यों के साथ साथ दिल्ली तथा पुडुचेरी जैसी केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य ही शामिल होते हैं। मतलब सिर्फ चुने हुए लोग। हाँ, जो मनोनीत सदस्य होते हैं वे इस चुनाव में बिल्कुल भाग नहीं लेते हैं, और इसमें प्रत्येक विधायक या सांसद के मत का मूल्य उस राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करता है। देखिए, मनोनीत सदस्यों को चुनाव से बाहर रखना एक बहुत ही तार्किक व्यवस्था है। ये सुनिश्चित करता है कि देश का प्रथम नागरिक केवल जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के मतों से ही चुना जाए। सही कहा। अब चुनाव की इस प्रक्रिया के बाद स्रोत में राष्ट्रपति से जुड़े सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की एक क्रमबद्ध सूची दी गई है। ये व्यवस्था अनुच्छेद 52 से शुरू होती है। अनुच्छेद 52 भारत के राष्ट्रपति पद की स्थापना करता है। इसके तुरंत बाद अनुच्छेद 53 यह तय करता है कि संघ की पूरी कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में ही निहित होगी। और फिर चुनाव की बात आती है। हाँ, अनुच्छेद 54 में चुनाव प्रक्रिया है, और अनुच्छेद 58 में वे योग्यताएं हैं जिनकी हमने अभी चर्चा की। चुनाव जीतने के बाद अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति पद की शपथ लेते हैं। शपथ के बाद उनके कार्य शुरू होते हैं। बिल्कुल। अनुच्छेद 72 बहुत विशेष है। ये उन्हें क्षमादान की शक्ति देता है। इससे वे किसी भी सजा को कम कर सकते हैं या माफ कर सकते हैं। इसके बाद अनुच्छेद 74 आता है, जो राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद की व्यवस्था करता है, जो रोजमर्रा के काम देखती है। जी। विधायी शक्तियों में अनुच्छेद 85
राष्ट्रपति को संसद का सत्र बुलाने और उसे भंग करने का अधिकार देता है, और कोई भी कानून अनुच्छेद 111 के तहत उनकी स्वीकृति के बिना नहीं बन सकता। मतलब उनके हस्ताक्षर अनिवार्य हैं। एकदम सही। अर्थव्यवस्था के लिए अनुच्छेद 112 के तहत वार्षिक बजट प्रस्तुत किया जाता है। आपात स्थिति में अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है, और अंत में अनुच्छेद 143 के तहत वे सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं। ये पूरी अनुच्छेदों की सूची एक बहुत ही व्यवस्थित ढांचा प्रस्तुत करती है। इसके बाद स्रोत उनके कार्यकाल की जानकारी देता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है। वे दोबारा चुने जाने के भी योग्य होते हैं। अच्छा, दोबारा भी चुने जा सकते हैं। हाँ। यदि वे चाहें तो उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं, और हटाने के लिए संविधान के उल्लंघन पर अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग की प्रक्रिया है, जो एक बहुत कड़ी प्रक्रिया है। बिल्कुल। इसके अलावा अनुच्छेद 62 पद रिक्त होने पर चुनाव का समय तय करता है, और अनुच्छेद 65 यह बताता है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति उनका कार्य करेंगे। उपराष्ट्रपति का पद भी इस ढांचे में बहुत अहम है। स्रोत के अनुसार उपराष्ट्रपति संघ के कार्यपालिका का दूसरा प्रमुख पद है। इनका कार्यकाल भी 5 वर्ष का ही होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। पदेन सभापति। जी, वे उच्च सदन की कार्यवाही का संचालन करते हैं और राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्य करते हैं। इनके चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। मतलब इसमें मनोनीत सदस्य भी शामिल होते हैं। हाँ, यहाँ मनोनीत सदस्य भी वोट डालते हैं। ये अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। इन्हें हटाने के लिए राज्यसभा का प्रस्ताव और लोकसभा की सहमति चाहिए होती है। ठीक है। योग्यताओं की बात करें तो वे राष्ट्रपति के समान ही हैं। नागरिक होना, 35 वर्ष आयु। लेकिन एक बड़ा अंतर यह है कि उपराष्ट्रपति के लिए राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता चाहिए। यह बारीक अंतर बहुत ही शानदार है। मतलब राष्ट्रपति के लिए लोकसभा और उपराष्ट्रपति के लिए राज्यसभा की योग्यता चाहिए, जो हमारी संसद के दोनों सदनों के बीच शक्ति संतुलन का एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत करता है। बहुत सही अवलोकन है। अब स्रोत प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की ओर बढ़ता है। अनुच्छेद 75 का पहला भाग बताता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सुझाव पर मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। मंत्रियों का लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना अनिवार्य है। यदि कोई सदस्य नहीं है तो अनुच्छेद 75(5) के तहत उसे 6 महीने के भीतर निर्वाचित होना जरूरी होता है, वरना उन्हें पद छोड़ना पड़ता है। बिल्कुल। इसके साथ ही अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिमंडल पूरी तरह संसद के प्रति उत्तरदायी है। ठीक से काम न करने पर लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव द्वारा उन्हें हटा सकती है। तो ये केंद्र की व्यवस्था हुई। इसके बाद स्रोत उत्तर प्रदेश के उदाहरण से राज्य कार्यपालिका को समझाता है। राज्य स्तर पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद होते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति सीधे राष्ट्रपति करते हैं। इनकी योग्यताएं भी वैसी होंगी। जी, नागरिक होना और 35 वर्ष की आयु। राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों और विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति करते हैं। ये तो एकदम केंद्र सरकार की मिरर इमेज यानी दर्पण प्रतिबिंब की तरह है। मतलब जो काम केंद्र में राष्ट्रपति करते हैं वही काम राज्य स्तर पर राज्यपाल कर रहे हैं। ये तुलना बिल्कुल सटीक है। राज्य में मुख्यमंत्री वो व्यक्ति होता है जिसे विधानसभा में बहुमत प्राप्त हो, और मुख्यमंत्री की सलाह पर ही राज्य की मंत्रिपरिषद बनती है। और इनका कार्यकाल भी तय होता है। हाँ, इनका कार्यकाल विधानसभा के कार्यकाल यानी 5 वर्ष तक रहता है, या फिर तब तक जब तक अविश्वास प्रस्ताव पारित न हो जाए। कार्यपालिका के इस ढांचे के बाद न्यायपालिका की जानकारी आती है। स्रोत भारत की न्यायपालिका पर विस्तार से चर्चा करता है। शुरुआत सर्वोच्च न्यायालय से होती है, जो नई दिल्ली में है। ये देश का सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय है। मतलब अपील करने की अंतिम जगह। एकदम सही। इसका निर्णय सभी के लिए मान्य होता है। ये मूल अधिकारों का संरक्षक है। इसके पास एक बहुत बड़ी शक्ति है जिसे न्यायिक समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। ये बहुत दिलचस्प है। इस शक्ति से सर्वोच्च न्यायालय संसद के किसी भी ऐसे कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकता है जो संविधान के विरुद्ध हो। ये तो बहुत ही शक्तिशाली अधिकार है। इसके न्यायाधीश की योग्यताओं में भारत का नागरिक होना शामिल है। साथ ही 5 साल तक हाई कोर्ट का जज होना या 10 साल तक वकालत करना जरूरी है, या फिर राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का ज्ञाता होना चाहिए। और इनका कार्यकाल 65 वर्ष की आयु तक होता है। हाँ,
प्रमुख अनुच्छेदों में अनुच्छेद 124 स्थापना के लिए, 137 पुनर्विचार के लिए और 32 मूल अधिकारों की रक्षा में रिट जारी करने के लिए हैं। इसके बाद उच्च न्यायालयों का जिक्र आता है। जी, जैसे यूपी का इलाहाबाद में है। भारत में कुल 24 हाई कोर्ट हैं। इनके कार्य हैं मौलिक अधिकारों की रक्षा, अपील सुनना, जनहित याचिकाएं देखना और अधीनस्थ न्यायालयों का निरीक्षण करना। और इनके न्यायाधीशों का कार्यकाल अलग होता है? बिल्कुल, इनके न्यायाधीशों का कार्यकाल 62 वर्ष निर्धारित है। अनुच्छेद 214 राज्य में उच्च न्यायालय के लिए, 217 नियुक्ति के लिए और 226 रिट जारी करने के लिए है। सुप्रीम कोर्ट के लिए 65 वर्ष और हाई कोर्ट के लिए 62 वर्ष की आयु का ये अंतर बहुत अहम है। ये पदानुक्रम में अनुभव के महत्व को दर्शाता है। एकदम सही बात है। उच्च न्यायालय के नीचे जिला न्यायालय आते हैं, जो हर जिले में होते हैं। ये दीवानी और फौजदारी दोनों मामले देखते हैं और हाईकोर्ट के अधीनस्थ होते हैं। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 233 के तहत की जाती है। इसी स्तर पर एक और व्यवस्था है, लोक अदालत। अच्छा, लोक अदालत। हाँ, यहाँ वाहन दुर्घटना, पेंशन, समझौते योग्य फौजदारी मामले, बिजली और परिवार से जुड़े विवादों का आपसी समझौते से सुलझाव होता है। देखा जाए तो लोक अदालतें मुख्य न्यायालयों के बोझ को कम करने के लिए एक बेहद प्रभावी प्रेशर रिलीज वाल्व की तरह काम करती हैं। ये एक बहुत अच्छी तरह से कही गई बात है। इसके बाद स्रोत में कुछ कानूनी बिंदु हैं। मुकदमों में पहले फौजदारी मामले आते हैं, जैसे मारपीट या चोरी, जिनमें सजा होती है। हाँ, दूसरे दीवानी मामले हैं, जैसे जमीन या व्यापार के विवाद। फिर परिवार न्यायालय हैं, जो 1984 के एक्ट से बने और पारिवारिक मामले देखते हैं। उपभोक्ता संरक्षण भी एक हिस्सा है? बिल्कुल, 1986 के उपभोक्ता संरक्षण एक्ट के तहत मामले देखे जाते हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु जनहित याचिका या PIL का, जो 1980 के दशक में शुरू हुई थी। हाँ, जस्टिस PN भगवती द्वारा शुरू की गई ये व्यवस्था न्याय प्रणाली का अहम हिस्सा है। अंत में स्रोत कहता है कि स्वतंत्र न्यायपालिका लोकतंत्र का तीसरा महत्वपूर्ण आधार है। ये नागरिक संरचना का एक बहुत ही मजबूत अंग। आज के इस डीप ड्राइव में सभी श्रोताओं का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही गहन और ऐतिहासिक विषय पर चर्चा करने वाले हैं। बिल्कुल, मैं इस गहन चर्चा की शुरुआत करता हूं। आज की हमारी स्रोत सामग्री में भारतीय नागरिक शास्त्र के मूल तत्वों का क्रमानुसार विश्लेषण किया जाएगा। इसमें हम मुख्य रूप से लोकतंत्र, चुनाव प्रक्रिया, राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति और अंत में विश्व युद्धों के विवरण को समझेंगे। और हाँ, इस विस्तृत विषय में आगे बढ़ने से पहले मैं सभी श्रोताओं से कहना चाहूंगा कि वीडियो को लाइक करें। हाँ, ये एक बहुत ही अच्छा विचार है। तो चलिए स्रोत के अनुसार शुरुआत करते हैं। इसमें सबसे पहला विषय है भारत में लोकतंत्र और चुनाव प्रक्रिया। स्रोत स्पष्ट रूप से बताता है कि लोकतंत्र का सबसे पहला और आवश्यक आधार स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव है। सही बात है, क्योंकि सरकार का संचालन तो जनप्रतिनिधियों द्वारा ही होता है। बिल्कुल। और जनता का यह सबसे बड़ा अधिकार है कि वो अपने इन प्रतिनिधियों का निर्वाचन करें। इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान के तहत एक लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना होती है। स्रोत में यहाँ अनुच्छेद 324 का बहुत ही विशेष उल्लेख किया गया है। अच्छा, अनुच्छेद 324? ये सुनना काफी दिलचस्प है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग के कार्यों को स्पष्ट किया गया है। इसका सबसे पहला काम है स्वतंत्र चुनाव सुनिश्चित करना। उसके बाद चुनाव व्यय की सीमा तय करना और तीसरा मुख्य कार्य है राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा नियमों का पालन सुनिश्चित करवाना। मतलब ये सिर्फ चुनाव कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की है। एकदम सही। अब स्रोत में इस चुनाव प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से, मतलब एक स्टेप वाइज प्रोसेस के रूप में समझाया गया है। इसमें सबसे पहला चरण है अधिसूचना या नोटिफिकेशन। यह चुनाव प्रक्रिया की शुरुआत होती है, जो राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा की जाती है। मैं समझ रही हूँ, ये एक आधिकारिक घोषणा की तरह है। हाँ, इसके तुरंत बाद दूसरा चरण आता है, जिसे चुनाव कार्यक्रम कहते हैं। इसमें निर्वाचन आयोग मतदान, मतगणना और प्रचार की तिथियों की घोषणा करता है। फिर तीसरा चरण होता है नामांकन पत्रों की जांच, जिसे हम स्क्रूटनी भी कहते हैं। बिल्कुल। इसमें उम्मीदवारों की योग्यताओं की जांच होती है। फिर अंतिम सूची जारी की जाती है और अंत में उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाते हैं। इसके बाद चौथा चरण है चुनाव प्रचार। ये तो चुनाव का सबसे जाना माना हिस्सा है। हाँ, लेकिन इसमें एक बहुत ही कड़ा नियम है। स्रोत बताता है कि प्रचार के दौरान
आदर्श आचार संहिता का पालन करना अनिवार्य है। और सबसे खास बात यह है कि मतदान से ठीक 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार पूरी तरह से समाप्त करना होता है। ये 48 घंटे वाली बात बहुत ही तार्किक लगती है। इससे मतदाताओं को शांति से सोचने का समय मिलता होगा। ये पूरी प्रक्रिया वाकई बहुत ही व्यवस्थित है और हर चरण का अपना एक विशिष्ट महत्व है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अगर मैं इसे समझाने के लिए एक एनालॉजी दूं, तो निर्वाचन आयोग एक खेल के निष्पक्ष रेफरी की तरह है। वो ये सुनिश्चित करता है कि सभी खिलाड़ी नियमों के दायरे में रहकर खेलें और कोई भी बेईमानी ना कर सके। ये तुलना एकदम सटीक है। अब चुनाव प्रक्रिया के बाद स्रोत सामग्री क्रमानुसार अगले विषय पर आगे बढ़ती है, और वो है भारत की सुरक्षा और सेना। एक लोकतांत्रिक सरकार के गठन के बाद ये सबसे जरूरी कदम है। बिल्कुल। स्रोत हमारी नेतृत्व संरचना को स्पष्ट करता है। इसमें बताया गया है कि भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा की जो वास्तविक जिम्मेदारी है वो मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट पर होती है। ये शक्ति के संतुलन का एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। हाँ, और रक्षा मामलों पर विचार विमर्श करने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय रक्षा समिति भी होती है। इसके बाद स्रोत में तीनों सेनाओं और उनके प्रमुखों के पदनाम भी बताए गए हैं। मुझे इनके बारे में जानने की बहुत उत्सुकता है। तो थल सेना के प्रमुख को जनरल कहा जाता है, नौसेना के प्रमुख को एडमिरल कहते हैं, और वायुसेना के प्रमुख का पदनाम एयर चीफ मार्शल होता है। ये जानकारी बहुत ही स्पष्ट है। इसके आगे स्रोत में सीमाओं और सुरक्षा बलों का क्रमानुसार बहुत ही विस्तृत विवरण दिया गया है। शुरुआत होती है बीएसएफ से, जिसका काम अंतर्राष्ट्रीय स्थायी सीमाओं की सुरक्षा करना है। सही। फिर है कोस्ट गार्ड, जो समुद्र तट की रक्षा करते हैं और तस्करी को रोकते हैं। इसके बाद टेरिटोरियल आर्मी आती है। ये नागरिकों का एक अर्धसैनिक संगठन है। मतलब इसमें आम नागरिक भी शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल। इसके बाद सीआईएसएफ का उल्लेख है, जो सरकारी कारखाने और उपक्रमों की सुरक्षा करता है। फिर सीआरपीएफ है, जो गृह मंत्रालय के अधीन एक केंद्रीय पुलिस बल है। इन सभी बलों के कार्य बहुत ही अलग अलग हैं। हाँ, और इसी सीआरपीएफ की एक विशेष शाखा है आरएएफ, जिसे दंगों और भीड़ नियंत्रण के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अंत में स्रोत एनएसजी का जिक्र करता है। इनका कार्य विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा करना, बंधकों की रक्षा करना और आतंकवाद नियंत्रण है। इन सभी सुरक्षा बलों को देखकर ये स्पष्ट होता है कि देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के लिए कितनी विशिष्ट शाखाएं बनाई गई हैं। एकदम सही। मैं इन विभिन्न सुरक्षा बलों की तुलना एक बहुस्तरीय सुरक्षा कवच से करूंगा। ये एक मल्टी लेयर्ड शील्ड की तरह है, जहां हर परत का अपना एक विशेष कार्य होता है और कोई भी एक दूसरे के काम में दखल नहीं देता। ये एनालॉजी इसे पूरी तरह से साफ कर देती है। और इन्हीं बलों के सम्मान में स्रोत 7 दिसंबर की तारीख का उल्लेख करता है। इस दिन सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य सैनिकों के सम्मान और उनके अप्रतिम योगदान को याद करना है। ये उनके बलिदान को याद रखने का एक बहुत ही सुंदर तरीका है। बिल्कुल। अब सैन्य बलों के इस विस्तृत विवरण के बाद स्रोत क्रमानुसार भारत की विदेश नीति के खंड पर बढ़ता है। सुरक्षा के बाद विदेश नीति का आना एक बहुत ही स्वाभाविक सी बात है। हाँ, स्रोत स्पष्ट करता है कि विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य देश के हितों की रक्षा करना है। इसमें पड़ोसी देशों के साथ मित्रता बनाए रखना और वैश्विक स्थिति का गहराई से अध्ययन कर रणनीतिक निर्णय लेना शामिल है। ये एक बहुत ही संतुलित दृष्टिकोण लगता है। और इसी संतुलन को बनाए रखने के लिए भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई है। स्रोत बताता है कि भारत ने शांतिपूर्ण और स्वतंत्र विदेश नीति का पालन किया है। गुटनिरपेक्षता का सीधा सा अर्थ है ना तो किसी गुट में शामिल होना और ना ही किसी देश के साथ सैनिक संधियां करना। मैं एक विद्यार्थी की भांति इसे देख रही हूँ और मुझे लगता है कि देश की स्वतंत्रता और सुरक्षा बनाए रखने के लिए ये बहुत ही तार्किक कदम है। ये वाकई बहुत तार्किक है। और इसी शांति के विचार को आगे बढ़ाते हुए स्रोत पंचशील सिद्धांत का उल्लेख करता है। ये सिद्धांत 1954 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित किए गए थे। इन 5 सिद्धांतों के बारे में विस्तार से जानना बहुत जरूरी है। मैंने क्रमानुसार बताता हूँ। पहला सिद्धांत है एक दूसरे की सीमा और प्रभुसत्ता का सम्मान करना। दूसरा है एक दूसरे के भूभाग पर आक्रमण न करना। तीसरा सिद्धांत कहता है आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना। ये तीनों ही सिद्धांत एक दूसरे से काफी जुड़े हुए हैं। हाँ, बिल्कुल। चौथा सिद्धांत है समानता और पारस्परिक लाभ। और पांचवा और अंतिम सिद्धांत है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। मुझे ये पंचशील का विचार बहुत ही गहरा और शांति स्थापित करने वाला लगता है। अगर मैं इसके लिए एक एनालॉजी दूं
तो पंचशील के सिद्धांत बिल्कुल उस तरह हैं जैसे एक आदर्श समाज में अच्छे पड़ोसियों के बीच कुछ अलिखित नियम होते हैं। आप एक दूसरे की जगह का सम्मान करते हैं और शांति से साथ रहते हैं। ये उदाहरण इसे समझने में बहुत मदद करता है। और विदेश नीति के इसी क्रम में स्रोत निशस्त्रीकरण पर भी बात करता है। इसका सीधा सा उद्देश्य विश्व शांति है। विचार यह है कि जितने अधिक शस्त्र होंगे, युद्ध की संभावना उतनी ही अधिक बढ़ती है। ये तो एक बहुत ही व्यवहारिक बात है। हथियारों की होड़ से हमेशा खतरा ही बढ़ता है। बिल्कुल। और स्रोत इसका एक और फायदा बताता है। निशस्त्रीकरण से जो धन बचता है, उसका उपयोग जनकल्याण में किया जा सकता है। इससे वैश्विक तनाव भी कम होता है और लोगों का विकास भी होता है। हथियारों की जगह जन कल्याण पर पैसा खर्च करना किसी भी राष्ट्र के लिए सबसे अच्छी नीति है। एकदम सही। अब विदेश नीति और निशस्त्रीकरण को समझने के बाद पुरुष वक्ता के रूप में मैं स्रोत के अंतिम भाग पर आता हूं। ये भाग हमें विश्व युद्धों के विवरण की ओर ले जाता है। विश्व युद्धों का जिक्र हमेशा एक सिहरन पैदा कर देता है। हाँ, ये मानवता के इतिहास का एक बहुत ही काला अध्याय है। स्रोत पहले विश्व युद्ध की जानकारी देता है जो 1914 से 1918 तक चला था। इसका मुख्य कारण यूरोप के शक्तिशाली देशों के बीच राजनीतिक और सैन्य प्रतिस्पर्धा थी। मतलब शक्तियों के बीच की होड़ ने ही इस युद्ध को जन्म दिया। बिल्कुल। स्रोत में दोनों गुटों के नाम दिए गए हैं। एक तरफ केंद्रीय शक्तियां थीं, जिनमें ऑस्ट्रिया हंगरी, जर्मनी और तुर्की शामिल थे। दूसरी तरफ सहयोगी शक्तियां थीं, जिनमें सर्बिया, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस और अमेरिका थे। इतने सारे देशों का एक साथ युद्ध में उतरना बहुत ही विनाशकारी रहा होगा। वाकई। और इसके परिणाम के रूप में यूरोप के नक्शे और विश्व की राजनीतिक संरचना में बहुत बड़े बदलाव आए। लेकिन दुनिया ने इससे कोई सबक नहीं लिया। ये सुनना बहुत ही दुखद है। स्रोत बताता है कि दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत 1 सितंबर 1939 को हुई। ये तब हुआ जब जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया और उसके ठीक 2 दिन बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी पर युद्ध की घोषणा कर दी। एक के बाद एक घटनाओं ने इस युद्ध की आग को भड़का दिया। हाँ, ये युद्ध 1939 से 1945 तक चला। इस बार मित्र राष्ट्रों में इंग्लैंड, फ्रांस, रूस और अमेरिका शामिल थे और उनका सामना धुरी राष्ट्रों से हुआ, जिनमें जर्मनी, जापान और इटली थे। यह विश्व युद्धों का पैमाना सच में बहुत विशाल था। बहुत विशाल। स्रोत ये स्पष्ट करता है कि इसके परिणाम स्वरूप पूरी दुनिया की राजनीति, सीमा और आर्थिक व्यवस्था में बड़े बदलाव आए। और यहाँ पर स्रोत एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु रखता है जो सीधा भारत से जुड़ा है। मुझे भारत के परिप्रेक्ष्य में ये जानना है। स्रोत बताता है कि ब्रिटिश भारत से सैनिकों और संसाधनों ने इस दूसरे विश्व युद्ध में बहुत बड़ा योगदान दिया था। यह मुझे बहुत आश्चर्य में डाल देता है। भारत की इसमें अनैच्छिक लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण भागीदारी थी। एकदम सही। इन गठबंधनों और विश्व युद्धों को मैं एक डोमिनो इफेक्ट की तरह देख आज की इस विस्तृत चर्चा में हम एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। तो आज हम स्रोत सामग्री के आधार पर मुख्य रूप से 4 चीजों पर गहराई से अध्ययन करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचना, हमारे कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन, भारत में नागरिक सुरक्षा के उपाय और अंत में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से जुड़े तथ्य। हाँ बिल्कुल, ये पूरी रूपरेखा बहुत ही ज्ञानवर्धक लग रही है और मैं इसे ध्यान से सुनने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, कृपया इस वीडियो को लाइक करें ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी और भी लोगों तक पहुंच सके। एकदम सही बात है, ये बहुत जरूरी है। तो स्रोत की पहली पंक्ति से इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। इसमें बताया गया है कि 24 अक्टूबर 1945 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्र संघ, मतलब जिसे हम यूएन कहते हैं, उसकी स्थापना हुई थी। अच्छा, 24 अक्टूबर 1945 को? हाँ, और इसका मुख्य उद्देश्य विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। मतलब ये सिर्फ एक संगठन नहीं बल्कि वैश्विक शांति का एक ढांचा है। बिल्कुल, शांति और सुरक्षा तो किसी भी युग में सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है। तो स्रोत क्रमानुसार आगे बताता है कि जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसमें 51 राष्ट्र इसके सदस्य थे। लेकिन समय के साथ ये संख्या काफी बढ़ गई है। हाँ, जाहिर है, इतने वर्षों में विस्तार तो हुआ ही होगा। एकदम सही। और अब ये संख्या बढ़कर 193 हो गई है। मतलब आज 193 देश इसके सदस्य हैं। और जो सबसे नवीनतम सदस्य है, मतलब 193वां सदस्य, वो दक्षिण सूडान है। दक्षिण सूडान, सही कहा, ये एक बहुत बड़ा वैश्विक विस्तार है। इसके बाद स्रोत एक और बहुत महत्वपूर्ण तारीख का जिक्र करता है, 10 दिसंबर 1948। ये वो दिन है जब मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की गई थी।
हाँ, मानवाधिकारों की घोषणा, ये तो सच में एक ऐतिहासिक दिन रहा होगा। बिल्कुल। और इसी ऐतिहासिक घटना के कारण स्रोत के अनुसार हर वर्ष 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, तो 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाने का यही मूल कारण है। हाँ, तो अब हम इसके आंतरिक ढांचे पे आते हैं। स्रोत में संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल 6 अंगों का विवरण दिया गया है। मैं क्रमानुसार एक-एक करके इनके बारे में बताता हूं। बिल्कुल, मैं ध्यान से सुन रही हूँ। तो सबसे पहला अंग है महासभा, जिसे जनरल असेंबली भी कहते हैं। इसमें संयुक्त राष्ट्र के सभी राष्ट्र सदस्य होते हैं। मतलब सभी 193 देश इसके हिस्से हैं। हाँ, बिल्कुल। और इसकी एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि प्रत्येक राष्ट्र अपनी तरफ से अधिकतम 5 प्रतिनिधि भेज सकता है, लेकिन जब मतदान की बारी आती है तो उनका वोट केवल एक ही गिना जाता है। हाँ, ये एक बहुत ही उचित नियम लगता है। यहाँ इसे समझने के लिए मैं एक एनालॉजी देता हूँ। ये एक ऐसी वैश्विक बैठक की तरह है जहाँ देश चाहे कितना भी बड़ा हो, मतलब चाहे उसका क्षेत्रफल या अर्थव्यवस्था कितनी भी बड़ी हो, वोट की शक्ति बिल्कुल समान है। एकदम सही। ये समानता सुनिश्चित करने का बहुत अच्छा तरीका है। और स्रोत बताता है कि इसकी कार्य भाषाओं में अंग्रेजी, चीनी, स्पेनिश, रूसी, अरबी और फ्रेंच शामिल हैं। इसके साथ ही यहाँ एक बहुत ही गर्व की बात भी बताई गई है कि श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित इस महासभा की अध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुकी हैं। हाँ, ये सच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्य है। तो दूसरे अंग पर आते हैं, जो है सुरक्षा परिषद। इसे सिक्योरिटी काउंसिल भी कहते हैं। इसमें कुल 15 सदस्य होते हैं। अच्छा, केवल 15 सदस्य? हाँ, और इन 15 में से 5 स्थायी सदस्य होते हैं। ये 5 देश हैं चीन, फ्रांस, रूस, अमेरिका और यूके। समझ गई, ये 5 हमेशा रहते हैं। बिल्कुल। और बाकी जो 10 होते हैं वे अस्थायी सदस्य होते हैं। इन अस्थायी सदस्यों को महासभा द्वारा चुना जाता है, और वो भी केवल 2 वर्षों के कार्यकाल के लिए। हाँ, मतलब हर 2 साल में नए अस्थायी सदस्य आते होंगे। एकदम सही। अब तीसरे अंग की बात करते हैं, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद या इकोसोक। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक और सामाजिक समस्याओं का समाधान करना है। बिल्कुल, आर्थिक और सामाजिक मुद्दे बहुत अहम होते हैं। हाँ, और स्रोत के अनुसार ये अंग समानता लाने, मानवाधिकारों की रक्षा करने और हर प्रकार के भेदभाव का विरोध करने के लिए काम करता है। ये तो समाज को बेहतर बनाने के लिए एक बहुत ही आवश्यक अंग है। इसके बाद चौथा अंग है न्याय परिषद, मतलब ट्रस्टीशिप काउंसिल। इसका एक बहुत ही विशिष्ट उद्देश्य था, युद्ध के बाद 11 राज्यों को स्वतंत्र कराना। अच्छा, 11 राज्यों की स्वतंत्रता के लिए। हाँ, और सबसे अच्छी बात यह है कि स्रोत स्पष्ट रूप से बताता है कि ये उद्देश्य सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने अपना लक्ष्य पूरा कर लिया। अब 5वें अंक पर चलते हैं, जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय या ICJ। इसमें कुल 15 न्यायाधीश होते हैं। 15 न्यायाधीश? बिल्कुल। और इनका कार्यकाल काफी लंबा होता है, 9 वर्ष का। इस न्यायालय का स्थान नीदरलैंड के द हेग में है। द हेग में, ठीक है। और स्रोत यहाँ भारतीय न्याय शास्त्रियों का विशेष रूप से उल्लेख करता है। इसमें BN राव, नगेंद्र सिंह और RS पाठक का नाम शामिल है। और वर्तमान में श्री दलबीर भंडारी भी यहीं अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ये बहुत ही गौरवपूर्ण जानकारी है कि इतने सारे भारतीय न्यायशास्त्री इस उच्च स्तर पर रहे हैं। तो अब आखिरी और छठे अंक की बात करते हैं, सचिवालय। इसका काम दैनिक प्रशासनिक कार्यों को संभालना है, मतलब रोजमर्रा का जो कामकाज होता है। बिल्कुल। और इसका सर्वोच्च अधिकारी महासचिव कहलाता है। इनकी नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सहमति से महासभा द्वारा 5 वर्ष के लिए की जाती है। अच्छा, 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए। हाँ, और स्रोत बताता है कि वर्तमान में पुर्तगाल के एंटोनियो गुटेरेस इसके महासचिव हैं। समझ गई, एंटोनियो गुटेरेस। तो UN के अंगों को समझने के बाद स्रोत हमें भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ के बीच के सहयोग की ओर ले जाता है। मैं क्रमानुसार उन संस्थाओं के बारे में बताता हूं जिन्होंने भारत में योगदान दिया है। बिल्कुल, मैं सुन रही हूँ। तो सबसे पहले है FAO। इसने भारत के तराई प्रदेश को कृषि योग्य बनाने में मदद की है, और साथ ही राजस्थान में भूमि क्षरण को रोकने का भी काम किया है। हाँ, तराई और राजस्थान में कृषि और जमीन के लिए ये बहुत उपयोगी रहा होगा। इसके बाद है यूनेस्को। स्रोत के अनुसार इसने भारत में शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के प्रसार में काफी सहायता की है। शिक्षा और संस्कृति का विकास हमेशा जरूरी होता है। तीसरी संस्था है वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक।
इसने भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के लिए ऋण उपलब्ध कराया है। अच्छा, पंचवर्षीय योजनाओं के लिए। हाँ, विशेष रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और सड़क निर्माण जैसे क्षेत्रों के लिए। बिल्कुल, बुनियादी ढांचे के लिए ऋण बहुत आवश्यक होता है। तो इसके बाद WHO का जिक्र है। इसने सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया है और भारत से मलेरिया और पोलियो के उन्मूलन में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। स्वास्थ्य के मोर्चे पर तो ये सबसे महत्वपूर्ण काम है। पोषण में सहायता प्रदान करता है। हाँ, महिलाओं और बच्चों का पोषण एक बहुत ही संवेदनशील विषय है। और आखिरी संस्था जिसका स्रोत में जिक्र है वो है यूनिफेम। ये महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता के लिए काम करती है। इसके लिए वे वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान करते हैं। ये वित्तीय और तकनीकी सहायता सशक्तिकरण के लिए बहुत जरूरी कदम है। तो ये तो हुआ वैश्विक सहयोग। अब स्रोत हमें कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रीय सहयोग संगठनों के बारे में बताता है। सबसे पहले इसमें सार्क का जिक्र है, जिसे हम दक्षेश भी कहते हैं। हाँ, सार्क के बारे में तो अक्सर सुनने को मिलता है। बिल्कुल। तो इसकी स्थापना वर्ष 1985 में हुई थी और इसका स्थायी कार्यालय नेपाल के काठमांडू में स्थित है। अच्छा, 1985 में काठमांडू में? हाँ, और इसका मुख्य उद्देश्य दक्षिण एशियाई देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाना है। स्रोत बताता है कि शुरुआत में इसके केवल 7 सदस्य थे। केवल 7 सदस्य, ठीक है। लेकिन बाद में वर्ष 2005 में इसमें अफगानिस्तान शामिल हुआ और फिर 2007 में अफगानिस्तान इसका पूर्ण सदस्य बन गया। हाँ, तो अब सदस्यों की संख्या बढ़ गई होगी। बिल्कुल। वर्तमान में इसके 8 सदस्य हैं। इनके नाम हैं नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान। ये 8 देश दक्षिण एशिया के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। तो सार्क के बाद एक और क्षेत्रीय संगठन है आसियान। इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। 1967 मतलब सार्क से काफी पहले। एकदम सही। और इसका उद्देश्य दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में क्षेत्रीय सहयोग और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। इसके कुल 10 सदस्य हैं। अच्छा, 10 सदस्य। हाँ, लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई गई है। स्रोत स्पष्ट करता है कि भारत आसियान का औपचारिक सदस्य नहीं है। अच्छा, औपचारिक सदस्य नहीं है? हाँ, बल्कि भारत इसके साथ केवल साझेदारी और सहयोग में शामिल है। समझ गई, ये एक बहुत ही अहम जानकारी है। तो अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर के बाद अब ये विस्तृत चर्चा हमारे अपने देश पर आती है। मतलब भारत में नागरिक सुरक्षा या जिसे सिविल डिफेंस कहते हैं। बिल्कुल, नागरिक सुरक्षा तो हमारे रोजमर्रा के जीवन से जुड़ी है। तो स्रोत के अनुसार भारत में इसकी स्थापना 1962 में चीन के आक्रमण के बाद हुई थी। 1962 के युद्ध के बाद ये एक बहुत ही तार्किक कदम था। हाँ, और इसके कई महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं, जैसे हवाई आक्रमणों से जनधन की रक्षा करना और उत्पादन को लगातार बनाए रखना। बिल्कुल, ताकि संकट के समय देश रुके नहीं। साथ ही जनता का मनोबल बढ़ाना भी इसका एक मुख्य काम है। इसके अलावा प्राकृतिक आपदाओं में राहत पहुंचाना और शांति काल में स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित करना भी इसके उद्देश्यों में शामिल है। हाँ, शांति काल में ट्रेनिंग बहुत काम आती होगी। और इतना ही नहीं, सामाजिक कार्य जैसे पल्स पोलियो अभियान और महामारी की रोकथाम में भी ये संगठन मदद करता है। ये तो सच में बहुआयामी काम है। इसी के तहत स्रोत हमें हवाई हमले की तैयारी और इसके संकेतों के बारे में बताता है। मतलब जब हमला होता है तो कैसे पता चलता है। हाँ, यही तकनीकी हिस्सा बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो दुश्मन के विमान की दिशा और उसके लक्ष्य की जानकारी रडार द्वारा प्राप्त की जाती है। रडार के जरिए, बिल्कुल। और लोगों को सचेत करने के लिए कुछ संकट संकेत होते हैं। जैसे दिन में लाल झंडी दिखाई जाती है और रात में लाल बत्ती का इस्तेमाल होता है। अच्छा, दिन और रात के लिए अलग अलग संकेत। हाँ, और सायरन का भी नियम है। 2-2 मिनट के अंतराल पर ऊंची और नीची आवाज में सायरन बजाया जाता है। समझ गई, ताकि सबको तुरंत पता चल जाए। इसके बाद स्रोत में एक बहुत ही खास स्थिति का जिक्र है, जिसे ब्लैकआउट कहते हैं। इसमें आबादी वाले क्षेत्रों में पूरी तरह अंधेरा कर दिया जाता है। पूरे शहर में अंधेरा? बिल्कुल। या मैं एक एनालॉजी देता हूं, जैसा कि स्रोत के तथ्यों से समझा जा सकता है। ये वैसा ही है जैसे रात के अंधेरे में किसी जलती हुई रोशनी को बुझा देना, ताकि दुश्मन भ्रमित हो जाए। क्योंकि दुश्मन अक्सर समुद्र या नदियों के किनारे के प्रकाश को देखकर ही बम गिरा सकता है। एकदम सही कहा। रोशनी बुझाने से दुश्मन अपना लक्ष्य नहीं ढूंढ पाएगा। तो इसी के साथ कुछ रंग आधारित सूचना संकेत भी बताए गए हैं। जैसे पीला रंग,
इस बात का संकेत है कि हमले की संभावना है। पीला मतलब संभावना। हाँ, और सफेद रंग बताता है कि हमला टल गया है। इसके बाद लाल रंग का मतलब है कि हमला प्रारंभ हो चुका है, और अंत में हरा रंग यह सूचित करता है कि हमला समाप्त हो गया है। ये रंगों का सिस्टम बहुत ही सरल और प्रभावी है। बिल्कुल। हवाई हमले के बाद अब हम आग बुझाने के उपकरणों पर आते हैं, जिन्हें फायर एक्सटिंग्विशर कहा जाता है। हाँ, ये जानकारी तो हर नागरिक के लिए जरूरी है। स्रोत में मुख्य रूप से 4 प्रकार के उपकरण बताए गए हैं। पहला है ड्राई पाउडर। इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट होता है और ये विशेष रूप से बहते हुए द्रव की आग बुझाने के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, बहते हुए द्रव के लिए ड्राई पाउडर। दूसरा है गैस टाइप, जिसमें CO2 गैस का इस्तेमाल होता है। ये उन चीजों के लिए है जो पानी से खराब हो सकती हैं, जैसे महत्वपूर्ण कागज या कंप्यूटर। बिल्कुल, कंप्यूटर पे तो पानी नहीं डाल सकते। एकदम सही। तीसरा प्रकार है वाटर टाइप। इसमें पानी और CO2 दोनों होते हैं। ये ठोस पदार्थों की आग के लिए होता है और ये कूलिंग मेथड पर काम करता है। कूलिंग मेथड, समझ गई। और चौथा प्रकार है फोम टाइप, मतलब झाग वाला यंत्र। ये पेट्रोल या तेल जैसे द्रव पदार्थों की आग बुझाने के लिए काम आता है। पेट्रोल और तेल के लिए फोम बहुत असरदार रहता होगा। हाँ, इसके अलावा स्रोत कुछ बहुत ही उपयोगी विशेष टिप्स भी देता है। जैसे अगर ठोस पदार्थ में आग लगे तो उस पर सीधे पानी डालना चाहिए। ठोस पदार्थ पर पानी, ठीक है। लेकिन ज्वलनशील पदार्थ की आग में उसका हवा से संपर्क हटा देना चाहिए। और अगर गैस में आग लग जाए तो उसे तुरंत जूट की बोरी से ढककर बुझाना चाहिए। जूट की बोरी से ढकना एक बहुत ही व्यावहारिक तरीका है। तो अब इस गहराई से अध्ययन के अंतिम हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। स्रोत अब एक सामाजिक विषय पर आता है, दिव्यांगता। हाँ, ये समाज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। स्रोत के अनुसार अक्षमता मुख्य रूप से 4 प्रकार की बताई गई है: श्रवण संबंधी, दृष्टि संबंधी, अस्थि संबंधी और मानसिक अक्षमता। मतलब सुनने, देखने, शारीरिक और मानसिक अक्षमता। बिल्कुल। और यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य दिया गया है। पुराने समय में जिन्हें दिव्यांग कहते थे, अब उन्हें एक बहुत ही सम्मानजनक नाम दिया गया है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। ये नया नाम सच में बहुत ही संवेदनशील और सकारात्मक है। हाँ, और सरकार ने इनके लिए कुछ योजनाएं भी चलाई हैं, जैसे पल्स पोलियो अभियान। इसकी शुरुआत 1995 में हुई थी। इसमें 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को पोलियो की 2 बूंदें पिलाई जाती हैं। 1995 से शुरू हुआ पल्स पोलियो अभियान, ये तो बहुत बड़ा कदम था। बिल्कुल। इसके साथ ही सुगम्य भारत अभियान का भी जिक्र है। इसका लक्ष्य इन विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों के लिए एक सुलभ वातावरण तैयार करना है। सुलभ वातावरण, ताकि उन्हें कहीं आने जाने में परेशानी ना हो। एकदम सही। और इस चर्चा को और भी सार्थक बनाने के लिए स्रोत में 2 बहुत ही प्रेरणादायक व्यक्तित्वों का उदाहरण दिया गया है। पहले हैं स्टीफन हॉकिंग। स्टीफन हॉकिंग, हाँ, वे एक विश्व प्रसिद्ध भौतिकविद थे जिन्होंने ब्लैक होल का सिद्धांत दिया। बड़ी बात यह है कि वे न तो बोल सकते थे और न ही अपना कोई अंग हिला सकते थे, फिर भी उन्होंने दुनिया को इतना कुछ दिया। उनकी उपलब्धियां तो पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। और दूसरी शख्सियत है सुधा चंद्रन। वे भारत की एक प्रसिद्ध नृत्यांगना और अभिनेत्री हैं। स्रोत बताता है कि अपना पैर खोने के बावजूद वे नृत्य में अग्रणी बनी और उनके जीवन पर नाचे मयूरी नाम की फिल्म भी बनी है। सुधा चंद्रन जी की इच्छा शक्ति सच में कमाल की है। यह बहुत ही प्रेरणादायक है। तो इन सभी बातों पर चर्चा